Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of financial accounting or basic accounting. Right guys, so in this part we are going to discuss next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं so please चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी चेकआउट करेंगे आप प्लीज। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is basic terminology of accounting। ठीक है, अकाउंटिंग के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप आगे सब पढ़ोगे ही। सो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या टर्म्स हैं जो अब आपको आगे सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सो जो ऑफ कोर्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने तो सुन रखा होगा कि एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है। बट जो लोग न्यू हैं, ठीक है, जो अलग बैकग्राउंड से हैं, जो पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत जो और एडिशनल टर्मिनोलॉजी है वो समझना ज़रूरी है। मतलब आपको रेवेन्यू एक्सपेंस तो खुद भी पता होगा, बट और भी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, सो हम वो देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसके अंडर। पहला है एसेट्स क्या होते हैं। अगर आपने एसेट्स सुने हुए, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं सुने तो मतलब क्या है एसेट। एसेट अगर आप से पूछा जाए कि आपके लाइफ में आपका एसेट क्या है, एज अ स्टूडेंट व्हाट एसेट यू हैव, तो आप बोलोगे कि मतलब कि क्या रिसोर्सेज हैं जो आपके हैं। बेसिकली एसेट क्या होता है, वो रिसोर्स जो आपके हैं और जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो वो एसेट हो गया आपके लिए। तो आपके लिए क्या एसेट होगा, तो हो सकता है आप अभी अर्न ना कर रहे हो तो आपके लिए, या आपका खुद का घर ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो आपके लिए एसेट हो सकती है आपकी नॉलेज। बिकॉज आपकी जो नॉलेज, आपकी जो एक्सपीरियंस है, वो आगे जाके आपको क्या देंगे, फ्यूचर बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज हो गया, वो थोड़ा इंटेंजिबल एसेट हो गया। इंटेंजिबल मतलब आप छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, बट इट एग्जिस्ट, राइट। तो बिजनेस के टर्मिनोलॉजी में अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट क्या होता है, जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज हैं, मीन जो रिसोर्सेज बिजनेस ओन करता है, जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू मीन जिसको आप जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स जिसको आप मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। या मतलब जैसे कोई बिजनेस का एसेट है, लाइक उसकी कोई स्टॉक है, स्टॉक की कॉस्ट जो है वो 40,000 का है, तो वो आप उसको इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हो, फाइनेंशियली उसको एक वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, फाइनेंशियल वैल्यू है उसकी, और उससे क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा फ्यूचर में। तो एसेट क्या है, बिजनेस के वो रिसोर्सेज जो उसको फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं और जिनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है। जैसे कि आपके बिजनेस में कितना कैश पड़ा हो, वो आपका एसेट, आप उसको फर्दर यूज कर सकते हो। अकाउंट रिसीवेबल मीन किस किस से आपको पैसे वसूलने हैं, तो वो आपके क्या है, एसेट है। ठीक है, आपको उससे फ्यूचर में वैल्यू मिलेगी। इन्वेंट्री हो गया, आपका स्टॉक है, इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब बिजनेस के क्या है, एसेट्स है, जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एसेट। नेक्स्ट आता है कि लाइबिलिटीज क्या होती है। लाइबिलिटीज की अगर बात की जाए तो लाइबिलिटी होती है ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लाइबिलिटी अगर आपने सुना, आपने बोला होगा कभी कि मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। तो एक बिजनेस की लाइबिलिटी क्या होती है, बिजनेस किस चीज़ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी वो ऑब्लिगेशन होगी कि वो पूरा करे। या फिर आप उसको डेट कह सकते हो। डेट मीन्स जिससे आपने कोई, मान लो कोई पैसे उधार लिए, तो ये अब आपकी क्या है, एक ऑब्लिगेशन है कि आप उसको पे बैक करो। सो वो आपकी लाइबिलिटी है। जैसे एसेट था, वो आपको बेनिफिट दे रहा था फ्यूचर में, वो आपके लिए एक तरीके का रिसोर्स था, जो आपके एक तरीके की आपको सेफ्टी दे रहा था, जो आपको फर्दर बेनिफिट दे रहा था। बट लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी आपको बेनिफिट नहीं दे रही है। लाइबिलिटी एक तरीके की आपकी ऑब्लिगेशन है, एक डेट है, कर्जा है आपके ऊपर, जो आपको पूरा करना पड़ेगा। मीन जो आपको एक्सटर्नल पार्टी, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, सप्लायर, जिससे भी आपने उधार लिया है, वो आपको देना होगा। ठीक है, तो ये होती है लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज अकाउंट। जैसे एग्जांपल देख लो, अकाउंट पेबल हो गया, मीन जो भी आपने सप्लायर से माल उधार में लिया तो आपको पे करना होगा, तो वो आपका लाइबिलिटी है। लोन पेबल हो गया, जो लोन आपको पे करना है। एक्रूड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस अभी आपने कर दिए, खर्चा हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए उस एक्सपेंस, लाइक आपकी बिजली का बिल है, वो आपने बिजली यूज कर ली है बट आपने उसको पेमेंट नहीं किया, उस एक्सपेंस का पैसा नहीं दिया, तो वो बकाया है, अभी वो देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी है आपकी। बॉन्ड पेबल, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है जिनको आपको पे करना है, वो क्या हो गया, लाइबिलिटीज। नेक्स्ट आता है इक्विटी। क्या होता है, देखो अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो एसेट और लाइबिलिटी का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जहां पे आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि मेरे बिजनेस के एसेट्स क्या है और मेरे बिजनेस के लाइबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा लाइबिलिटी और सेट होता क्या, देन आप कर पाओगे, क्योंकि वहां पे अकाउंट रिसीवेबल भी दिया होगा, अकाउंट पेबल भी दिया होगा। आपको आप डिसाइड करना है अकाउंट पेबल कहाँ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाएगा। तो पेबल मीन पे करना है, तो लाइबिलिटी है। रिसीवेबल मीन रिसीव होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वो एसेट है आपके लिए।
नेक्स्ट इज इक्विटी। क्या होता है? इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनरशिप इंटरेस्ट इन अ बिजनेस। बिजनेस में ओनरशिप इंटरेस्ट कितना, मीन शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे जो आपके ओनर्स हैं, उनका कितना इंटरेस्ट है, उनका कितना हिस्सा, उनकी क्या वैल्यू है बिजनेस के वैल्यू में, उनका कितना पोर्शन है, वो होता है इक्विटी। ये डिफरेंस होता है एसेट और लाइबिलिटी। मीन अगर आप एसेट्स में से, जो एसेट्स हैं आपके, उसमें से अगर आप अपनी लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो जो आता है बैलेंसिंग वैल्यू, उसे हम कहते हैं इक्विटी। ठीक है। एग्जाम्पल, कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग एंड एडिशनल पेड इन कैपिटल। कॉमन स्टॉक मीन जैसे जो स्टॉक शेयर होल्डर होल्ड करते हैं, मीन जो इनिशियल जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जो स्टॉक दिया जाता है, इनिशियल स्टॉक, वो क्या होता है? कॉमन स्टॉक। ठीक है। इनिशियल कैपिटल जो शेयर होल्डर कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली बिजनेस में, ओनर्स जब उनको शेयर आप देते हो तो होता है कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक जब भी कंपनी इशू करती है तो वो क्या करती है? फंड रेज करती है, और वो फंड किसका पार्ट बनता है? उसकी इक्विटी का पार्ट बनता है। मीन जब कल को कंपनी वाइंड अप होगी तो वो जो पार्ट होगा, जो कॉमन स्टॉक है, उससे उसके जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनको पेमेंट मिलेगी, या उनका उसमें हिस्सा है वो उसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटेन अर्निंग। क्या होती है? रिटेन अर्निंग मीन्स जो प्रॉफिट बिजनेस इकट्ठा करती है, क्यूमुलेट करती है, जिसने अर्न किया है, लेकिन शेयर होल्डर और डिविडेंड्स, शेयर होल्डर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड के ऊपर। जैसे कि आपने कोई प्रॉफिट अर्न किया तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है जो आप बचा के रख रहे हो अपने बिजनेस में। जैसे प्रॉफिट होता है तो आपको डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को, इन सबको देना पड़ता है। बट आपने क्या किया है? कुछ पोर्शन नहीं बांटा है, कुछ पोर्शन अपने पास रखा है, वो पोर्शन आप हो सकता है फर्दर बिजनेस में आगे जाके री इन्वेस्ट करो। ठीक है। तो वो क्या है? आपका रिटेन अर्निंग का पार्ट है। री इन्वेस्ट किया या फिर रखा है तो वो बिजनेस की कंपनी की इक्विटी बना रहा है। मीन्स एसेट्स और लाइबिलिटी को माइनस करके वो जो एक पोर्शन बन रहा है इक्विटी, वो है उसका रिटेन अर्निंग के फॉर्म में। नेक्स्ट इज एडिशनल पेड अप कैपिटल। मीन जब आप शेयर जो है वो प्रीमियम रेट पे बेचते हो शेयर होल्डर्स को। जैसे कि मान लो 10 रुपए का शेयर है, लेकिन आपने उसको जब सेल आउट किया था तो वो 15 में बिका, तो 5 रुपए जो आपको एडिशनल मिल रहा है पेड अप कैपिटल, वो आपका एक इक्विटी, कंपनी की इक्विटी का पार्ट हो जाता है। कल को ये पोर्शन जो है वो पूरा आप मेंटेन करके रखते हो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, और कल को मान लो कल बिजनेस जो है वो वाइंड अप हो रहा है, तो ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है, ये इसमें क्लेम रहता है पूरे जितने भी ओनर्स हैं उनका। तो इक्विटी बेसिकली हमने देख लिया कि एसेट माइनस लाइबिलिटी, एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू मीन्स जो इनकम बिजनेस अर्न कर रहा है। अब बिजनेस जो है वो अपना काम तो कर रहा है ना कुछ तो बेच रहा है, कुछ सर्विस सेल कर रहा है, गुड सेल कर रहा है, उससे जो भी पैसा कमा रहा है वो क्या है? रेवेन्यू। सेल्स की तो उससे रेवेन्यू आया, सर्विस दे रहा है तो उसकी रेवेन्यू, इंटरेस्ट की इनकम, रेंटल इनकम, जो भी पैसा जहां से भी आ रहा है वो आपका रेवेन्यू है। एक्सपेंस क्या है? खर्चे, अपोजिट। एक्सपेंस क्या है? बिजनेस जो खर्चे कर रहा है रेवेन्यू को जनरेट करे। जैसे आपने मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आप वहां पे कोई गुड्स बना रहे हो, ठीक है, मान लो आप बिस्किट्स के पैकेट बिस्किट्स बना रहे हो, तो बिस्किट्स के बेच के जो भी पैसा है वो रेवेन्यू हो गया। लेकिन अब बिस्किट बनाने के लिए कॉस्ट भी तो कर लग रही होगी ना, रेंट दे रहे होगे जगह का, लोगों की सैलरी दे रहे होगे, वेजेस दे रहे होगे, सामान मंगाने में खर्चा कर रहे होगे, मशीन्स जो है उसको मेंटेन करने में खर्चा कर रहे होगे, तो वो जो खर्चे हैं, जो कॉस्ट बेयर कर रहे हो, वो होता है आपका एक्सपेंस। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी याद रखनी है वो है नेट इनकम। नेट इनकम क्या होती है? नेट इनकम मीन्स जो नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंस। हमने इससे पहले क्या रखा? रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीन्स जो आप, जहां से आप कमा रहे हो। एक्सपेंस क्या है? जहां पे आप खर्चा कर रहे हो, लगा रहे हो। तो नेट कितना बचा के आ रहे हो, कितना प्रॉफिट है आपका, वो कैसे निकलेगा? जब आप टोटल रेवेन्यू जितना आप कमा रहे हो उसमें से जितना आप खर्चा कर रहे हो माइनस कर दोगे एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में, तो आपका नेट इनकम निकल आएगा। मीन जिस पीरियड के खर्चे हैं, जैसे 2024 का निकालो, 2024 का निकालो, तो 2024 के जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें से आप 2024 के एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, तो 2024 की नेट इनकम कितनी है या नेट प्रॉफिट कितना है वो आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अकाउंट रिसीवेबल। क्या होता है? ये हमने बताया भी था। अकाउंट रिसीवेबल मीन जो पैसा आपको रिसीव करना है, ठीक है, याद रखना, रिसीवेबल, रिसीव करना है जो अकाउंट्स, जो पैसा मीन जो पैसा बिजनेस ने किसी कस्टमर को उधार में दे रखा है। जैसे कि आपने का बिजनेस है, आपके पास से कस्टमर जो है वो उधार में गुड्स ले गए हैं, गुड्स सर्विस जो है वो क्रेडिट में ले गए, तो अब आपके पास क्या है कि आपको उनसे पैसा वसूलना है। तो आपके पास क्या है? एक एसेट है, एक तरीका का अकाउंट रिसीवेबल, कि कल को आप उससे अपना बेनिफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो, पैसा वसूल सकते हो। तो कंपनी जैसे सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट को तो कस्टमर को क्रेडिट पे, और कस्टमर एग्री करता है कि वो 30 दिन में वो पे कर दे, तो वो आपका जो कस्टमर है वो क्या है? आपका अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि आपको उससे क्या करना है? पैसे वसूल।
नेक्स्ट इज अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल मीन दे रहे हो, पे कर रहे हो, पेबल आपको पे करना है, यू आर एबल टू पे। ठीक है, अकाउंट पेबल रिप्रेजेंट मनी ओन्ड बाय द बिजनेस टू इट्स सप्लायर और क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड सर्विस परचेज। अब बिजनेस में ऑफकोर्स क्रेडिट में आप सामान लेते हो, ठीक है, सर्विस लेते हो सप्लायर से या क्रेडिटर से पैसे लेते हो उधार में, तो आपको वो पे करने, वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है, यू ओन दैट मनी। ठीक है, ओन बाय बिजनेस टू सप्लायर। ठीक है, अ बिजनेस रिसीव इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर्स एंड एग्रीज टू पे द सप्लाई विद इन 60 डे। बिजनेस जो है वो रिसीव करता है इन्वेंट्री, जैसे मान लो बिजनेस से इन्वेंट्री कुछ खरीदा है, स्टॉक खरीदा है सप्लायर से, और वो एग्री करता है कि वो 60 दिन में पे कर देगा, तो ये क्या है, अकाउंट पेबल, आपको पे करना है। बैलेंस शीट अब देखो क्या आगे बनाएंगे हम लोग। तो बैलेंस शीट क्या होती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। बेसिकली बैलेंस शीट बनाते क्यों है, ताकि हम बिजनेस की उस पर्टिकुलर पॉइंट, देखो बैलेंस शीट जो है ना वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे 2024 की बैलेंस शीट, तो 2024 पे बैलेंस शीट के थ्रू हम एसेट और लाइबिलिटीज और ये सब निकाल के हम देख लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है बिजनेस की स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो जैसे कि एसेट्स है और लाइबिलिटीज लिखते हैं बैलेंस शीट में, एसेट लिखते हैं, लाइबिलिटी लिखते हैं। हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी, कैसे करेंगे, एसेट में से लाइबिलिटी माइनस होती है तो हमारा इक्विटी आता है। तो इक्विटी बेसिकली बताता है कि एक जो बिजनेस है उसकी नेटवर्थ कितनी है। ठीक है, वो कितनी नेटवर्थ रखता है, मीन्स उसके जो शेयर होल्डर या ओनर्स है उनका कितना हिस्सा है इसमें फाइनली, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द लाइबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स। सो वो होती है रिप्रेजेंट करने वाली आपकी बैलेंस शीट्स। तो एसेट का फॉर्मूला ये भी आ रखना है, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम स्टेटमेंट। क्या होती है, इनकम स्टेटमेंट को या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, ये एक तरीके की स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है, इनकम भी एक स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंस को ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड समराइज करती है। जैसे हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बनाया 2000, जो भी हमने फाइनेंशियल ईयर लिया है अपना, ठीक है, मान लो 2023 से 2024 का हमारा जो स्पेसिफिक पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर है, उस दौरान हमारे बिजनेस में कितने एक्सपेंस हुए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, जब हम उसको माइनस करते हैं, मीन्स रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारी नेट इनकम या नेट लॉस, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट बाकायदा बनाएंगे, उसमें हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंस लिखेंगे और देखेंगे हम हमारे बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है या लॉस झेला है इस पर्टिकुलर एरिया में। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो सोर्सेस एंड यूज ऑफ कैश ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो, वो बेसिकली कैश का फ्लो कैसा है एक बिजनेस में वो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। इसमें पूरा बनाएंगे स्ट्रक्चर में कि कहाँ कहाँ से एक स्पेसिफिक पीरियड में पैसा आया है और कहाँ कहाँ पे पैसा जो है वो लगा है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, आप लोग तो कैटेगराइज करेंगे, और कहाँ पे ऑपरेशन में कितना पैसा आया, कहाँ गया, इन्वेस्टिंग में कहाँ से आया है पैसा, कहाँ गया है, फाइनेंशियल में कहाँ से आया, कहाँ से गया है पैसा, वो हम करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी कंपनी की लिक्विडिटी और हमारा कैश का मैनेजमेंट कैसा है। फाइनली नेक्स्ट जो आप टर्मिनोलॉजी देखोगे वो होगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से देखना ही देखना है। डेप्रिसिएशन क्या है, अपने लाइफ में लगा लो, आपकी जो बाइक है, जो आपने अपनी बाइक मान लो खरीदी थी कल को, आज को खरीदी है आपने 1 लाख की, अब आप मान लो 10 साल बाद बेचने जाओगे, वो 1 लाख की बिक जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू गिर चुकी होगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई होगी। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि वो साल 2 साल, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ जो वियर है, टीयर है, वो होगा, या वो पुरानी होती जाएगी, नए नए मॉडल आते जाएंगे भाई, वो पुरानी होती जाएगी, फिर हो सकता है कुछ बनवाया, ठीक है, टूटी, फिर रिपेयर कराया, तो जो नई चीज़ की वैल्यू वो थोड़ी ना कोई आगे आ जाके आपको उस पुरानी चीज़ की वैल्यू दे देगा। तो मीन्स जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी आपके एसेट्स हैं बेसिकली, या जो भी बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया वगैरह, ये सब क्या होते हैं, डिक्रीज होती जाती है, उनकी वैल्यू जो है वो गिरती जाती है। तो हम डेप्रीशिएशन के थ्रू देखेंगे कि एग्जैक्ट जिस भी ईयर में हम देख रहे हैं कि हमारी जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या है, ताकि हम फाइनल निकाल पाएँ कि हमारा प्रॉफिट लॉस किस तरीके से है। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, हम जो भी टेंजिबल एसेट की कॉस्ट है वो सिस्टमैटिकली क्या करते जाते हैं, एलोकेट करते जाते हैं हर टाइम पीरियड में, ताकि हम उसको देख पाएँ। जैसे कि ओवर देयर यूजफुल लाइफ एज एन एक्सपेंस। देखो जैसे कि मान लो आपने कोई 1 लाख की एसेट खरीदी है, जिसको हम ले लेते हैं, मान लो आपने 1 लाख का गुड्स जो है वो खरीदा है, ठीक है, मशीन खरीदी है, मान लेते हैं मशीन खरीदी आपने 1 लाख की, और मान लो 1 लाख की मशीन जो है वो आपको लग रहा है 5 साल जो है वो मेरी चलने वाली, मीन्स 5 साल जो चलेगी। तो अगर हम 1 साल का देखें, उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 20,000। तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट ईयर जो है वो आपने मान लो, अब पहले साल आपने उसको 1 लाख में रिकॉर्ड किया, दूसरे साल उसकी वैल्यू 1 लाख की नहीं रहेगी, दूसरे साल उसकी 1 लाख में से 20,000 जो है वो वैल्यू यूज हो चुकी होगी, मीन्स वो वैल्यू 80,000 की बचेगी। देन तीसरे साल जो है
उसकी वैल्यू 80 में से 20 गया 60 बचेगी। देन फर्दर 60 में से आपका 20 गया 40। इसी तरीके से आपकी वैल्यू जो है वो फर्दर जाते जाते क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी। ठीक है, तो पहले आपने जैसे फर्स्ट ईयर में देखा अपनी वैल्यू जो है वो पूरे साल जैसे यूज कर ली, तो 1 लाख में से 20 करके 80,000 डाली, फिर 80 से आप 60 पे आए, 60 से 40 पे आए, 40 से आप 20 पे आए, 20 के बाद फिर वो वैल्यू जो है वो कंप्लीटली 5 साल के बाद नील हो गई, जीरो हो गई। तो डेप्रिसिएशन बताता है कि जो भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे टेंजिबल एसेट है उसकी कॉस्ट को हम जितने भी पीरियड, जितने भी यूजफुल लाइफ है, जितने साल वो चलेगी, उसमें हम पर्टिकुलर हर साल में उसको डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो भी कैलकुलेशन है प्रॉफिट एंड लॉस का वो करते हैं। सो डिटेल में हम आगे डेप्रिसिएशन को पढ़ेंगे, बट डेप्रिसिएशन होता क्या है वो आपने यहाँ पे देख लिया। जैसे आपने 1 लाख की गाड़ी ली है, तो आप जिस साल भी आप नोट कर रहे हो, ये तो हमने लिख दिया कि एसेट परचेज 1 लाख का आपने किया है, बट जो आगे आने वाले सालों में इसकी जो वैल्यू होगी 1 साल के यूज के बाद, वो हमेशा गिरती हुई नजर आएगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो गिरेगी। ठीक है, सो गाइस हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।